नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 11 बजे का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। बंगाल में सियासत अपने चरम पर है। 15 बूथों पर दोबारा वोटिंग से माहौल और गर्म हो गया है। तो वहीं काउंटिंग से पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी पूरी मशीनरी को अलर्ट मोड में ले आए हैं। दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने चुनावी प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। इंटरनेशनल मोर्चे पर ईरान आर्थिक जंग की बात कर रहा है, अमेरिका हथियारों की बारिश कर रहा है और ट्रंप यूरोप से नाराज होकर सैनिक हटाने पर उतर आए हैं। इन्हीं खबरों पर इस बुलेटिन में बात करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं सुबह की 5 बड़ी खबरें। बंगाल में 15 बूथों पर रीपोलिंग, ईवीएम विवाद के बाद आयोग का बड़ा फैसला। मतगणना से पहले टीएमसी अलर्ट, ममता अभिषेक की काउंटिंग एजेंट संग बड़ी बैठक। ईरान में आर्थिक जंग का ऐलान, जनता से स्थानीय सामान अपनाने की अपील। मिडिल ईस्ट में हथियारों की होड़ तेज, अमेरिका ने कई अरब डॉलर सौदे मंजूर किए। जर्मनी से 5000 सैनिक हटाएगा अमेरिका, ट्रंप और मर्ज विवाद के बाद बड़ा कदम। पश्चिम बंगाल में आज यानी 2 मई को 15 मतदान केंद्रों पर फिर से मतदान हो रहा है। ये वही बूथ हैं जहां पर 29 अप्रैल को दूसरे चरण की वोटिंग हुई थी, लेकिन बाद में ईवीएम में गड़बड़ी और झड़प की शिकायतें सामने आई थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए भारत निर्वाचन आयोग ने रीपोलिंग कराने का फैसला किया। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो गई और कई जगहों पर मतदाता सुबह से ही लाइन में खड़े नजर आए। खासकर डायमंड हार्बर के हरिदेवपुर प्राइमरी स्कूल के बूथ नंबर 194 पर तो वोटिंग शुरू होने से पहले ही लंबी लंबी कतारें देखी गई। इन 15 बूथों में से 11 मतदान केंद्र मगराहाट पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में है, जबकि 4 बूथ डायमंड हार्बर इलाके में आते हैं। मतदान शाम 6 बजे तक चलेगा और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि इस बार वोटिंग शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो सके। पीटीआई के मुताबिक चुनाव आयोग ने बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी को लिखे पत्र में साफ कह दिया था कि राज्य की चुनाव व्यवस्था से मिली रिपोर्ट के आधार पर ही ये फैसला लिया गया है। आयोग का मकसद है कि हर वोट निष्पक्ष और बिना किसी दबाव के डाला जाए। पश्चिम बंगाल में मतगणना से ठीक 2 दिन पहले सियासी हलचल तेज हो गई है और अब ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी खुद मैदान में उतरकर पार्टी को अलर्ट मोड में ले आए हैं। शनिवार दोपहर 4 बजे टीएमसी की एक बड़ी वर्चुअल बैठक होने जा रही है, जिसमें राज्य की 291 विधानसभा सीटों के सभी काउंटिंग एजेंट्स शामिल होंगे। इस अहम बैठक में एजेंट्स को साफ साफ निर्देश दिए जाएंगे कि मतगणना के दौरान किसी भी तरह की ढिलाई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी और जब तक पूरी गिनती खत्म ना हो जाए और जीत का सर्टिफिकेट न मिल जाए तब तक कोई भी काउंटिंग सेंटर नहीं छोड़ेगा। पार्टी नेताओं ने खास तौर पर चेतावनी दी है कि अगर काउंटिंग के दौरान कोई भी संदिग्ध गतिविधि दिखे, जैसे अचानक बिजली कटना या कोई गड़बड़ी, तो उसे तुरंत पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाया जाए। साफ है कि 4 मई की मतगणना से पहले टीएमसी कोई भी जोखिम लेने के मूड में नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान आरोप लगाया कि बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ने मिलकर बंगाल में वही चुनावी मॉडल लागू कर दिया है जिसे पहले उत्तर प्रदेश में ट्रायल के तौर पर आजमाया गया था। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में केंद्रीय सुरक्षा बलों का एक समानांतर सिस्टम खड़ा किया गया, जिससे चुनावी माहौल प्रभावित हुआ है। अखिलेश ने कहा कि ये सब चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है, लेकिन इसके बावजूद जनता का मूड साफ नहीं है। उन्होंने भरोसे के साथ कहा कि ममता बनर्जी यानी कि दीदी ही इस बार चुनाव जीतेंगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। मामला उनके उस बयान से जुड़ा था जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अब बीजेपी, आरएसएस और भारतीय राज्य से भी लड़ रही है। इस बयान को लेकर काफी सियासी तूफान खड़ा हुआ था और इसे देश विरोधी बताते हुए कार्रवाई की मांग भी की गई थी। ये याचिका हिंदू शक्ति दल की सिमरन गुप्ता ने दाखिल की थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि राहुल गांधी का बयान देश की भावनाओं को आहत करता है, लेकिन जस्टिस विक्रम डी चौहान की सिंगल बेंच ने इस दलील को खारिज कर दिया और याचिका को स्वीकार करने से मना कर दिया। अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद राहुल को कानूनी राहत मिल गई है। कर्नाटक की राजनीति में चल रहे सीएम चेहरे के सस्पेंस पर अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ कर दिया कि मुख्यमंत्री बदलने या न बदलने का फैसला अकेले नहीं होगा, बल्कि पार्टी का पूरा हाईकमान मिलकर करेगा। खड़गे ने कहा कि इस फैसले में वो खुद, सोनिया गांधी और राहुल गांधी तीनों शामिल होंगे और पूरी चर्चा के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। खड़गे ने मीडिया में चल रही अटकलों पर भी नाराजगी जताई और कहा कि कांग्रेस में हर बड़ा फैसला एक तय प्रक्रिया से होता है, जहां वरिष्ठ नेताओं से सलाह लेकर ही कदम उठाया जाता है। उन्होंने साफ कहा कि अभी तक कोई तारीख तय नहीं हुई है, इसलिए अभी से सीएम बदलने की चर्चा करना जल्दबाजी है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट का कहना है कि सार्वजनिक जमीन पर नमाज पढ़ना या बड़े धार्मिक आयोजन करना अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान धार्मिक आजादी देता है, लेकिन ये पूरी तरह से खुली छूट नहीं है। इसे पब्लिक ऑर्डर, नैतिकता और दूसरों के अधिकारों के तहत ही देखा जाएगा। मामला यूपी के संभल जिले के इकोना गांव का था, जहां एक याचिकाकर्ता ने अपनी बताई गई निजी जमीन पर नमाज पढ़ने की अनुमति मांगी थी। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने दलील दी कि यह जमीन राजस्व रिकॉर्ड में आबादी भूमि यानी सार्वजनिक इस्तेमाल के लिए दर्ज है और याचिकाकर्ता मालिकाना हक साबित नहीं कर पाया। कोर्ट ने भी यही माना और साफ कहा कि निजी प्रार्थना और बड़े सामूहिक धार्मिक आयोजन में फर्क होता है। घर या सीमित दायरे में इबादत सुरक्षित है, लेकिन जैसे ही ये बड़े जमावड़े में बदलती है, सरकार उसे रेगुलेट कर सकती है। बुलेटिन में आगे अभी और भी खबरें हैं। ईरान में आर्थिक जंग की अपील, जनता से बड़ा संदेश। मिडिल ईस्ट में हथियारों की बारिश, अमेरिका का बड़ा फैसला। जर्मनी से 5000 सैनिक हटाएगा अमेरिका, ट्रंप हुए नाराज। ईरान डील पर ट्रंप नाराज, बोले अभी नहीं मानूंगा। ईरान में जंग के हालात के बीच सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई की ओर से एक नया लिखित बयान जारी किया गया है, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि अब वक्त आ गया है कि देश आर्थिक और सांस्कृतिक स्तर पर भी अपने दुश्मनों को जवाब दे। बयान में उन्होंने कहा कि ईरान ने हालिया सैन्य टकराव में अपनी ताकत दुनिया को दिखा दी है, लेकिन असली चुनौती अब आर्थिक मोर्चे पर है। खामेनेई ने अब आम लोगों से अपील की है कि वो देश के कामगारों का साथ दें और ज्यादा से ज्यादा स्थानीय उत्पादों का इस्तेमाल करें। उनका कहना है कि अगर देश को मजबूत बनाना है तो अपने ही उद्योग और अपने ही लोगों को आगे बढ़ाना होगा। सिर्फ आम जनता ही नहीं बल्कि कारोबारियों को भी उन्होंने खास संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि जो व्यापारी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं वो भी कोशिश करें कि अपने कर्मचारियों को नौकरी से ना निकालें। उनका मानना है कि ऐसे वक्त में रोजगार बचाना ही असली देशभक्ति है। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के लिए 8.6 अरब डॉलर के बड़े हथियारों और सौदों की मंजूरी दे दी है। इस फैसले के तहत इसराइल, कतर, कुवैत और यूएई को एडवांस्ड हथियार और डिफेंस सिस्टम दिए जाएंगे। कतर को 4 अरब डॉलर से ज्यादा का पैट्रियट एयर एंड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और सपोर्ट सर्विस मिलेगी, जबकि एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम भी बेचे जाएंगे, जिनकी कीमत करीब 992 मिलियन डॉलर है। कुवैत को 2.5 अरब डॉलर का इंटीग्रेटेड बैटल कमांड सिस्टम मिलेगा और इसराइल को भी करीब 992 मिलियन डॉलर के आधुनिक हथियार दिए जाएंगे। वहीं यूएई को भी इसी सिस्टम की 147 मिलियन डॉलर से ज्यादा की डील मंजूर हुई है। साफ है कि युद्ध भले ही थम गया हो, लेकिन मिडिल ईस्ट में ताकत दिखाने और सैन्य तैयारी का खेल अभी भी जारी है। अमेरिका ने बड़ा फैसला लेते हुए जर्मनी से 5000 सैनिक हटाने का आदेश दे दिया है। ये कदम ऐसे समय में उठाया गया है जब राष्ट्रपति ट्रंप और जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज के बीच ईरान युद्ध को लेकर तीखी बयानबाजी सामने आई है। मर्ज के बयान के बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर सीधा हमला बोलते हुए जर्मनी की नीतियों पर सवाल उठाए और उन्हें खराब काम करने वाला बताया। इस फैसले के पीछे पेंटागन की समीक्षा बताई जा रही है। प्रवक्ता सीन पार्लेन के मुताबिक रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के निर्देश पर यह कदम उठाया गया है और अगले 6 से 12 महीनों में सैनिकों की वापसी पूरी कर ली जाएगी। सिर्फ जर्मनी ही नहीं, ट्रंप ने इटली और स्पेन से भी अमेरिकी सेना हटाने के संकेत दिए हैं। वजह साफ है, हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के अभियान में यूरोपीय देशों का साथ ना मिलना। ऐसे में ये फैसला सिर्फ सैन्य नहीं बल्कि एक बड़ा सियासी संदेश भी माना जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान की तरफ से जो नया प्रस्ताव आया है वो उन्हें बिल्कुल मंजूर नहीं है। उन्होंने कहा कि ईरान समझौता तो करना चाहता है, लेकिन ऐसी शर्तें रख रहा है जिन्हें ट्रंप स्वीकार नहीं कर सकता। ट्रंप ने ईरानी नेतृत्व को बिखरा हुआ बताते हुए कहा है कि वहां सत्ता के अंदर ही अंदर अलग अलग गुट हैं, जिससे कोई ठोस फैसला निकलना मुश्किल हो रहा है। साथ ही उन्होंने दो टूक दोहराया कि अमेरिका किसी भी हालत में ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा। दरअसल ये पूरा मामला उस प्रस्ताव से जुड़ा है जो पाकिस्तान की मध्यस्थता के जरिए भेजा गया था। पाकिस्तान पिछले कई हफ्तों से दोनों देशों के बीच में बातचीत कराने की कोशिश कर रहा है, लेकिन अभी तक कोई ठोस नतीजा निकला नहीं है। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि उनके पास 2 ही रास्ते हैं, या तो समझौता कर लिया जाए या फिर सैन्य कार्रवाई की जाए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि इंसानियत के नाते वो युद्ध नहीं चाहते, लेकिन जरूरत पड़ी तो विकल्प खुला है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने दावा किया है कि अमेरिका इस युद्ध की असली लागत छिपा रहा है और पेंटागन झूठ बोल रहा है। अराक्ची ने कहा कि युद्ध शुरू होने से अब तक इसकी लागत 100 अरब डॉलर पहुंच चुकी है, जो अमेरिकी दावों से 4 गुना ज्यादा है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये सिर्फ सीधा खर्च नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा लागत आ चुकी है। उनके मुताबिक हर अमेरिकी परिवार पर हर महीने करीब $500 का बोझ पड़ रहा है और ये तेजी से बढ़ रहा है। अराक्ची ने तंज कसते हुए कहा कि इसराइल फर्स्ट की नीति का मतलब अमेरिका लास्ट हो गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार।
Copyright disclaimer. Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.